डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो, मैं घटना चक्र द्वारा प्रकाशित बिहार तथ्यसार बुक को पढ़ा रहा हूँ और मैं अपने तीसरे लेक्चर पे हूँ, जहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ बिहार के इतिहास के बारे में। अब चलते हैं बिहार के इतिहास को समझते हैं बाय दिस लेक्चर एंड लेट्स प्रोसीड। बिहार के इतिहास के बारे में हम लोग समझेंगे। यस, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मुंगेर से मध्य पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए। मध्य पाषाण युग आपको पता है, वो उसके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? वो मुंगेर से प्राप्त हुए। वहीं नव पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं चिरांद, जो कि सारण जिला में है, एंड केचर, जो कि वैशाली जिला में है। तो आपको याद रखना है कि मध्य पाषाण युग के अवशेष मुंगेर में प्राप्त हुए और नव पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए चिरांद एंड चेचर से। ओके, तो आगे चलते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी अथर्ववेद एवं पंचविश ब्राह्मण में मिलती है। ओके, अथर्ववेद एवं पंचविश ब्राह्मण से पता चलता है कि मगध में ब्राह्मण रहते थे, किंतु ऋग्वेद में उल्लेख है कि मगध में सबसे प्राचीन वासी क्षत्रिय थे। इन्हें आर्य हे दृष्टि से देखते थे। क्यों? क्योंकि वे वैदिक बलि के बारे में नहीं जानते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। कनिंघम ने बोध गया मंदिर को खोजा। उन्होंने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन वेनसांग और फायान ने किया था। आपको पता है वेनसांग एंड फायान ट्रेवलर थे इंडिया के, ठीक है, इंडिया ट्रेवल करने आए थे चाइना से। ओके, चलिए, कनिंघम की सबसे बड़ी उपलब्धि बड़गांव का पता लगाना था, जो राजगीर के समीप प्राचीन नालंदा महाविहार का स्थल है। यहाँ से 2 अभिलेख भी प्राप्त हुए जिन पर नालंदा उत्कीर्ण है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। कनिंघम ने बिहार शरीफ में घोषरावा गांव की पहचान कन्नौज के राजा यशोवर्मन द्वारा स्थापित गांव के रूप में की। ओके, कनिंघम को आपको ध्यान में रखना है। ओके, कनिंघम ने बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का पता लगाया। ओके, चंपारण जनपद के केसरिया स्तूप, लौरिया राज के अशोक स्तंभ का भी कनिंघम ने पता लगाया। ओके, तो कनिंघम के जो भी वर्क हैं हमारे हिस्ट्री में, उसको आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और देखना है और याद करके रखना है। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल से बिहार का यह क्षेत्र प्राचीन इतिहास का अंग बन गया। ओके, आफ्टर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक काल उसको बोलते हैं। ओके, आधुनिक राजगृह और गया के पास के क्षेत्र अथर्ववेद में वर्णित है। ओके, कोढ़ को हटाने वाली औषधि का आविष्कार मगध में रहने वाली कोढ़ का जो असुर माया रूप नामक स्त्री चिकित्सक ने किया था। तो आप समझ सकते हो कि उस टाइम की चिकित्सक ना सिर्फ पुरुष, जबकि स्त्रियां भी हुआ करती थी। ओके, ये एक साक्ष्य है हमारे सामने। बिहार के मिथिला क्षेत्र में आर्यों का प्रवेश उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो अगर पूछा जाए कि आर्यों का प्रवेश बिहार में कब हुआ था, तो वो हुआ था आफ्टर वैदिक काल, दैट मीन पोस्ट वैदिक काल में। ओके, तो नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। विश्व में सबसे बड़ी गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का जन्म कहाँ हुआ था? वो हुआ था वैशाली में। ओके, विदेह, नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। विदेह माधव की कहानी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, जिसमें विदेह माधव सरस्वती नदी के तट पर रहते थे तथा वैश्वानर, दैट मीन्स अग्नि को
मुख में धारण किए हुए थे। घृत नाम लेते ही अग्नि मुख से बाहर आ गई तथा नदियों को जलाती हुई सदा नीरा, जो कि बिहार की वर्तमान गंडक नदी को कहते हैं, तट पर ठहर गई। विदेह माधव अग्नि के पीछे पीछे अपने गुरु गौतम राहुगण के साथ सदानीरा के तट तक आए। सदानीरा नदी कौशल और विदेह की सीमा थी। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्राचीन में सदानीरा रिवर कौन सी थी, तो वो थी गंडक नदी। ओके, जो कि कौशल और विदेह की सीमा थी। ओके, तो आप समझ गए आई थिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपदों में से बिहार के 3 महाजनपदों, जो कि मगध, वज्जी और अंग का वर्णन अंगुत्तर निकाय, जो कि एक बौद्ध साहित्य है, एवं भगवती सूत्र, जो कि एक जैन साहित्य में मिलता है। तो आप देखिए, मगध, वज्जी और अंग का वर्णन बौद्ध साहित्य में भी मिलता है और जैन साहित्य में भी मिलता है। ओके, अंग की बात करते हैं। अंग, जो कि आधुनिक भागलपुर व मुंगेर जनपद का क्षेत्र है, की राजधानी चंपा हुआ करती थी और बिंबिसार ने इसे मगध में मिला लिया था। ओके, चलिए वज्जी संघ के बारे में समझते हैं। वज्जी संघ मगध के उत्तर दिशा में 8 गणराज्यों का एक संघ था, जिसमें विदेह, वज्जी, लिच्छवी विशेष प्रसिद्ध थे। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। वज्जी संघ में सबसे प्रबल लिच्छवी थे, जिनकी राजधानी वैशाली थी, जो आधुनिक वैशाली जनपद का बसाड़ गांव था। ओके, चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, विदेह अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था, इसकी राजधानी मिथिला थी। ओके, अब चलते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। ये है बौद्ध संगीतियां। ओके, इसको बोलते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल। ओके, तो बुद्धिस्ट काउंसिल कितने बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, तो वो हुए थे 4। तो हम देखते हैं कि प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी। प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 483 ईस्वी पूर्व, जो कि राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। ओके, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष से महाकश्यप जी। और किन किन के शासनकाल में हुआ था? उस टाइम शासक थे अजातशत्रु, जो कि हर्यंक वंश के थे। ओके, महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करें तो प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल में विनय पिटक एवं शुद्ध पिटक का संकलन हुआ था। मैं आपको बता दूं, विनय पिटक जो था वो विनय के बारे में, डेट मीन्स आपके मॉन्क जो हैं उनका आचरण कैसा होना चाहिए उसके बारे में लिखा हुआ है। और शुद्ध पिटक जो कि फिलॉसफी ऑफ बुद्धा है। ओके, शुद्ध पिटक फिलॉसफी ऑफ बुद्धा है और विनय पिटक बताया गया है कि मॉन्क को कैसा आचरण करना चाहिए। ऑलराइट, चलिए अब चलते हैं द्वितीय बुद्धिस्ट काउंसिल की तरफ। तो द्वितीय बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? बिल्कुल 100 साल बाद। 483 में पहला हुआ था, दूसरा हुआ 383 ईस्वी पूर्व में। ओके, पहला हुआ था 483 ईस्वी पूर्व और दूसरा हुआ 383 ईस्वी पूर्व। कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था वैशाली में। और उसके अध्यक्ष थे सर्वकामी जी। ओके, शासक उस टाइम के कौन थे? वो शासक थे कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश के थे। ओके, इसके देखते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य क्या था। उस टाइम पे सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में बौद्ध धर्म स्थाविर एवं महासंघिका में विभाजित हो गए थे। ओके, तो स्थाविर एंड महासंघिका किसके पार्ट थे? बुद्ध धर्म सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में विभाजित हो गए थे। ओके, चलिए अब तृतीय पे चलते हैं। तृतीय बुद्धिस्ट काउंसिल वो कब हुई थी? वो हुई थी 247 ईस्वी पूर्व, जो कि हुई थी पाटलिपुत्रा में। और उसके अध्यक्ष जो थे वो मोगलीपुत्र तिस्य थे। ओके, शासक उस टाइम के कौन थे? यस, शासक थे प्रतापी राजा अशोक, जो कि मौर्य वंश के थे। उस टाइम पे महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करें
तो वो था कि तीसरा पिटक, आपको पता है कि दो पिटक के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। पहला था विनय पिटक, सेकेंड था श्रुति पिटक, और तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। ओके, अभिधम्म पिटक जोड़ा गया तीसरे बुद्धिस्ट काउंसिल में। चलिए अब चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करेंगे। चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी कुंडलवन, कश्मीर में। ओके, और ये कंडक्ट हुई थी प्रथम शताब्दी ईस्वी में। ओके, तो बाकी तीनों जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो ईस्वी पूर्व में हुई थी, और चौथी जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वो प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई थी। ओके, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो उसके अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे, और उपाध्यक्ष जो थे वो अशोक घोष थे। ओके, तो शासक किनके शासनकाल में हुआ था? वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, जो कि कुषाण वंश के राजा थे। ओके, महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करें तो उस टाइम पे बौद्ध धर्म दो पार्ट में डिवाइड हुआ था। पहला था हीनयान और दूसरा हो गया था महायान। मैं आपको बता दूं, हीनयान जो आपका पार्ट है, तो हीनयान बिलोंग करता था कि बुद्ध जो थे वो सोचते थे कि बुद्ध एज अ पर्सन उन्होंने उनको संज्ञा दी थी कि बुद्ध एक पर्सन थे, और एज अ पर्सन ही उन्होंने अपने आप को एनलाइटन किया था और वो सारी सिद्धियां उन्होंने प्राप्त की। जबकि महायान ये सोचते थे कि बुद्ध क्या है, वो एक भगवान है। ओके, बस यही दोनों में डिफरेंस था। और महायान क्या करते थे कि बुद्ध की मूर्ति पूजा किया करते थे, जबकि हीनयान, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो तो बुद्ध को एज अ पर्सन, गुरु मानते थे। ओके, ये डिफरेंस था। ओके, चलिए अब बुद्ध के बाद, बुद्धिज्म के बाद हम लोग चलते हैं जैनिज्म के बारे में। ओके, तो जैनिज्म में जैसा कि मैंने बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करी थी, उसी तरीके से हम लोग बात करेंगे अब जैन काउंसिल के बारे में। तो जैन काउंसिल कितने हुए थे? वो भी दो हुए थे। ओके, बुद्धिस्ट काउंसिल 4 हुए थे और जैन काउंसिल कितने हुए? 2। तो हम प्रथम जैन काउंसिल की बात करते हैं। प्रथम जैन काउंसिल हुआ था पाटलिपुत्रा में। कब? 310 ईस्वी पूर्व। ओके, तो उस टाइम के जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र, और किनके शासनकाल में हुआ था? वो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चलो उनमें देखते हैं कि हुआ क्या था एक्चुअली में। तो जैन धर्म दिगंबर एंड श्वेतांबर में विभाजित हो गए थे, और 12 अंगों का संस्थापन हुआ था। ओके, हम समझते हैं कि ये दिगंबर कौन थे और श्वेतांबर कौन थे। ओके, तो दिगंबर जो थे वो अंबर को ही अपना वस्त्र समझते थे। डेट मीन्स वो वस्त्र धारण नहीं करते थे, और अंबर को ही, अंबर मीन्स आकाश को, ओके, आकाश को ही अपना वस्त्र समझते थे। जबकि श्वेतांबर जो कि व्हाइट ड्रेस पहनते थे, सफेद वस्त्र धारण करते थे। ओके, चलिए अब दूसरी जैन काउंसिल की बात करेंगे। दूसरी जैन काउंसिल वो कब हुई थी? वो हुई थी 512 ईस्वी में। देखिए कितना बड़ा गैप है। ओके, और कहाँ पे हुई थी? वो वल्लभी गुजरात में हुई थी। वैसा बोला गया है कि कुछ मथुरा में भी हुई थी ये, यूपी में, लेकिन हाँ रिकॉग्नाइज किया गया है कि वल्लभी गुजरात में सेकेंड जैन काउंसिल हुई थी। ओके, तो उस टाइम के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमाश्रमण। ओके, और किनके डायनेस्टी में हुआ था? ये हुआ था मैत्रिका डायनेस्टी रूलर के टाइम पे। ओके, अब आते हैं कि उसमें हुआ क्या था। उस टाइम पे धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर लिपिबद्ध किया गया था। डेट मीन्स उनको एक लिपि प्रदान करी गई थी। ओके, चलिए अब चलते हैं। अभी हम लोगों ने बुद्धिस्ट काउंसिल और जैन काउंसिल की बात करी, तो चलते हैं अब महात्मा बुद्ध, जो कि जिनके कारण बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ, उनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। ओके, तो महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं। ओके, महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था, वैसे उनका नाम सिद्धार्थ था। देखिए बचपन का नाम उनका क्या था? सिद्धार्थ था। ओके, उनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। कहाँ पे? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में है, शाक्य कुल में। ओके, मृत्यु कब हुई थी उनकी? मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ पे है? वो यूपी में।
ओके, बचपन का नाम जैसा कि बता दिया सिद्धार्थ था, पिता सुद्धोधन थे, माता महामाया सौतेली माता प्रजापति गौतमी थी, पत्नी यशोधरा थी और पुत्र राहुल था। ओके, अब बात करते हैं 29 वर्ष में गृह त्याग उन्होंने कर लिया था और उस गृह त्याग का नाम कहते हैं हम महाविनिष्क्रमण। ओके, और 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिसको एनलाइटनमेंट कहते हैं, 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात। ओके, चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट फैक्ट पे, वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को हुई थी। तथागत एवं बुद्ध कहलाए, पहले वो बुद्ध नहीं कहलाते थे, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो बुद्ध कहलाए और वो बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए। ओके, चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या था, बुद्ध, धम्म एंड संघ। बुद्धा, धर्मा, ये धम्मा एंड संघा। ओके, चलिए बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, ये क्या था 4 आर्य सत्य? ये था कि दुख, ओके, सौरो, ओके, सौरो होगा ही होगा। ओके, ये बताया था उन्होंने कि 4 नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धिज्म। पहला क्या था कि द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, सफरिंग होगी ही होगी। सेकेंड, अगर सफरिंग है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ एक कॉज होगा, कुछ ना कुछ रीजन होगा इस सफरिंग का। ओके, अगर सफरिंग है तो कुछ ना कुछ रीजन होगा, और अगर रीजन है, ओके, तो उसका अंत भी होगा। अगर दुख है तो उसका अंत भी होगा, और उस दुख से निकलने का कुछ ना कुछ मार्ग है, और वही मार्ग महात्मा बुद्ध ने दिया था। पहले आप ध्यान रखिए क्या है, चार सत्य क्या है। पहली बात कि दुख होगा, दूसरी चीज अगर दुख है तो दुख का कोई कारण है, तीसरी चीज अगर दुख है तो उसका अंत होगा, चौथी चीज और दुख के अंत का, ठीक है, कि कैसे करेंगे उसका कुछ मार्ग भी होगा। वो मार्ग कौन देंगे? वो देंगे महात्मा बुद्ध। ओके, अब चलते हैं अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं। ओके, वही अष्टांगिक मार्ग की मैंने बात करी थी, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग से आप दुख को दूर कर सकते हो। ऑलराइट, चलो ये 8 मार्ग की बात करी गई थी, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। पतित समुत्पाद बुद्ध के उपदेशों का सार है। ऑलराइट, चलिए ये तो रहा महात्मा बुद्ध के बारे में, और नेक्स्ट चलते हैं जैन धर्म के महावीर के बारे में। ओके, जानने की बात है कि बुद्ध और महावीर दोनों बिहार से कहीं ना कहीं बिलोंग करते थे। ओके, चलिए जन्म की बात करें तो महावीर का जन्म 599 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम यात्रिक कुल में हुआ था। ओके, मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु उनकी हुई थी 527 ईस्वी पूर्व पावापुरी में। ऑलराइट, पिता का नाम क्या था? पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शना, जमाता जमाली। ओके, चलिए 30 वर्ष में महावीर जी ने गृह त्याग किया और 42 वर्ष की आयु में कैवल्य जो कि सर्वोच्च ज्ञान को कहते हैं जैनिज्म में की प्राप्ति उन्होंने करी। ओके, अब चलते हैं ज्ञान प्राप्ति के बारे में। जिम्भिक ग्राम के निकट रिजु पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे महावीर जी ने ज्ञान की प्राप्ति की। कैवल्य प्राप्त होने के बाद, कैवल्य जैसे जो कि मैंने बताया था ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य बोलते हैं। कैवल्य प्राप्त होने के बाद केवलिन, जिन जो कि विजेता, अहर्त जो कि योग्य एवं निग्रंथ बंध रहित कहलाए। ठीक है, तो क्या कहलाए? प्राप्त होने के बाद जिन जो कि विजेता, अहंत मीन्स योग, निग्रंथ मीन्स बंध रहित कहलाए। ओके,
चलिए, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए और महावीर सबसे लास्ट तीर्थंकर रहे। 24वें तीर्थंकर महावीर थे। ओके, जैन धर्म के त्रिरत्न, त्रिरत्न की अगर बात करूं उसको बोलते हैं ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म। ओके, इसको क्या बोलते हैं? ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म। तो वो कौन कौन से ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म है? ये देखिए, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, पंच महाव्रत। ओके, पंच महाव्रत की बात करते हैं कि 5 महाव्रत क्या क्या था। ओके, उसकी बात करते हैं जरा। पंच महाव्रत क्या था? तो पंच महाव्रत था, पहला तो था आपका अहिंसा, ओके, जिसको कि नॉन वायलेंस कहते हैं। दूसरा था सत्य, जिसको हम बोलते हैं ट्रूथफुलनेस। ओके, तीसरा था अपरिग्रह, जिसको बोलते हैं नॉन एक्विजिशन, दैट मीन्स आप कोई भी जमीन एक्वायर नहीं करोगे। ओके, उसको अपग्रह बोलते हैं। ओके, अचेत्य, अचेत्य मीन्स नॉट स्टीलिंग, दैट मीन्स आप किसी की चीज को चुराएं नहीं, उसको बोलते हैं असत्य। ओके, उसके बाद फोर्थ जो है उसको बोलते हैं ब्रह्मचार्य। ओके, ब्रह्मचार्य फोर्थ, सॉरी लास्ट को बोलते हैं ब्रह्मचार्य। ओके, 5वां व्रत, महावीर ने 5वां व्रत ब्रह्मचार्य दिया, जबकि शेष 4 व्रत, ठीक है, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित थे। ऑलराइट, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि महावीर ने बस 5वां ही व्रत ब्रह्मचार्य दिया था। ओके, बाकी इससे पहले थे। ओके, स्यादवाद, जो कि जिसको हम अनेकांतवाद भी कहते हैं, या सप्तभंगी को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। तो ये रहा बुद्धिज्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में और थोड़ी बहुत बिहार की हिस्ट्री के बारे में। मैं अब डिस्कस करूंगा मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। वैसे ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। ओके, सो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा। आपको पसंद आ रहा है तो आप प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड स्टे ट्यून्ड। Thank you so much. Bye bye and take care.